हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज मैं दिल्ली डायनेस्टी के तीसरे वंश के ऊपर जिक्र करने वाला हूँ। इससे पहले मैं तुगलक वंश के पहले आते हैं हमारे खिलजी वंश, और इसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। खिलजी वंश दिल्ली डायनेस्टी का सबसे छोटा समय का वंश है, यानी सबसे कम टाइम का है। सबसे लंबा कार्यकाल तुगलक का रहेगा और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश। और इस चैनल पे सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई, बकवासी नहीं करेंगे, हम सीधे डायरेक्ट टू द पॉइंट चलेंगे, की पॉइंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हो। ठीक है, तो चलते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक को हम देख लेते हैं। हमारे संस्थापक कौन थे? तो आप सबको ऑलमोस्ट पता होगा कि तुगलक वंश के संस्थापक थे हमारे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, और ये गद्दी पर बैठेंगे हमारे 1320 में और ये रहेंगे 1325 एडी तक, यानी ईस्वी तक। अब गयासुद्दीन तुगलक का कुछ फैक्ट है, वह फैक्ट आप देख लो जो एग्जाम में पूछे गए हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। नहरों का निर्माण पहली बात। दूसरा, इनके समय डाक व्यवस्था काफी अच्छी थी, डाक व्यवस्था। तीसरी बात कि ये न्याय प्रिय थे, न्याय व्यवस्था इनका काफी अच्छा था। आगे चलते हैं। इन्होंने तुगलकाबाद बनाया था, तुगलकाबाद। और ये तुगलकाबाद याद रखना है, तुगलकाबाद एक ऐसी जगह है जहां गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद उनको दफन कर दिया जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक के समय में एक व्यक्ति थे जिनसे गयासुद्दीन तुगलक का काफी कटु संबंध था, वो देखना नहीं चाहते थे। उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, और इस व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया। होता क्या है कि जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल के अभियान से लौट रहे थे तो गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़कर चले जाने को कहते हैं। निजामुद्दीन इस बात को सुनकर तुगलक को बोलते हैं, गयासुद्दीन तुगलक को, हुनूज ए दिल्ली दुरस्त। यह बात बोला जाता है गयासुद्दीन तुगलक के जरिए, गयासुद्दीन तुगलक का। और मैं बता दूं, तुगलक किसी वंश का नाम नहीं है, बल्कि गयासुद्दीन तुगलक का ही नाम होता है गाजी बेग तुगलक। इसी के नाम पर इस वंश का नाम है तुगलक वंश। तो क्योंकि निजामुद्दीन औलिया ये बात बोलते हैं, इसका मतलब होता है हुजूर, दिल्ली अभी दूर है। इसका तात्पर्य यह है कि ये सीधे सीधे गयासुद्दीन तुगलक को बोलना चाहते हैं कि आप दिल्ली तक पहुंच ही नहीं पाइएगा। और ऐसा ही कुछ होता है। रास्ते में एक जगह पड़ता है अफगानपुर। जब ये लौट रहे थे बंगाल अभियान से तो एक जगह पड़ता है अफगानपुर। अफगानपुर में लकड़ी का महल होता है, लकड़ी का महल। और ये इसी महल में गयासुद्दीन तुगलक आराम कर रहे थे। कैसा आदमी है, राजा होकर लकड़ी के महल में आराम कर रहे हैं। बट कोई बात नहीं, आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लकड़ी का महल यहां भी मिला है। और मौर्य वंश में जब पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना से एक हमारा राज प्रसाद मिला था 80 खंभों का। तो खंभे थे पत्थर के और छत लकड़ी के थे, वो मौर्य साम्राज्य का था। यहां भी आप देखो लकड़ी का महल बनाया गया है, और ये लकड़ी के महल ढह जाने के कारण, गिर जाने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती, ऐसा कहा गया है। लेकिन एक आदमी है जिनका नाम है इब्न बतूता, और इब्न बतूता एक पुस्तक लिखते हैं जिनका नाम है रेहला। रेहला के माध्यम से इब्न बतूता ये बताना चाहते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि MBT यानी गयासुद्दीन तुगलक का एक बेटा होता है जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। इसके षड्यंत्र के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई। निजामुद्दीन औलिया इसे भड़का देते हैं, इन द सेंस इसे लालच देते हैं कि गद्दी आपकी हो जाएगी अगर आप अपने पिता की हत्या कर दो। लेकिन इसके पिता इसको बड़ा प्यार करते हैं, ऐसे भी गद्दी इन्हीं का होना था। लेकिन औलिया के बहकावे में आकर गयासुद्दीन तुगलक को षड्यंत्र के जरिए मार दिया जाता है, और मरने के बाद गयासुद्दीन तुगलक को उन्हीं के द्वारा बनाए गए तुगलकाबाद नामक नगर में उनकी अस्थियों को दफन कर दिया जाता है। तो ये इतनी सारी बातें गयासुद्दीन तुगलक से था, ये की पॉइंट है। और यहां से क्वेश्चन पूछते क्या क्या है, निजामुद्दीन औलिया के बारे में पूछते हैं कि तुगलक वंश के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसका निजामुद्दीन औलिया से कटु संबंध था। तो एक होंगे हमारे गयासुद्दीन तुगलक। हुनूज ए दिल्ली दुरस्त किसने बोला था? निजामुद्दीन औलिया बोलेगा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। अब
आता है कि निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो लकड़ी का महल गिर जाने से हुई थी। ये सारी बातें याद रखना। अच्छा, नहरों का निर्माण, यहां से क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। कह रहा था कि सबसे बड़ी नहरों का निर्माण किसने करवाया था, तो बड़ी नहरों का निर्माण, ये नहर का निर्माण तो करवाएंगे, लेकिन बड़ी नहरों का निर्माण करवाएंगे हमारा सिराजुद्दौला, समझे, सॉरी फिरोज शाह तुगलक, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आएंगे फिरोज शाह तुगलक, वो करवाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं इसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, वहां से एक फैक्ट आते हैं कुछ क्वेश्चन, और वहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं और मैं चल रहा हूं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तब तक आप ये देख लो कि आप लाइक किए हो कि नहीं, अगर नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में सैयद वंश पढ़ाने वाला हूं, लोधी वंश पढ़ाऊंगा, लोधी वंश के जस्ट बाद में पढ़ाऊंगा मुगल वंश, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ठीक है, दूसरा शासक आता है इसमें हमारा, वो है मोहम्मद बिन तुगलक, और ये बहुत जरूरी है। ये बैठते हैं 1325 में और रहेंगे 1325 से लेकर लगभग 26 साल तक शासन करेंगे, 51 ईस्वी तक, 1351 तक। अब इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इनके बचपन का नाम देख लो, जो पूछा गया है। बचपन का नाम इनका है जूना खां, ये बातें पूछी गई है, पहला। दूसरा, इन्होंने एक उपाधि धारण करते हैं, और वो उपाधि होती है उलुग खां की, उलुग खां। हाँ, मैं थोड़ा स्पीड चल रहा हूं, एग्जाम भी आपका काफी नजदीक है, मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई बकवासी हो। अब सीधे पढ़ने के पर्पज से आओ, कवर करो और फिर आराम से रेस्ट करो, ठीक है। उलुग खां। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक व्यक्ति आएंगे जो मोरक्को का व्यक्ति है, उनका नाम है इब्न बतूता, और इस व्यक्ति के बारे में आपको तो हर हाल में जानना है। इब्न बतूता ये आएंगे 1333 ईस्वी में, और क्वेश्चन पूछा गया है कि इब्न बतूता कब आए हैं, किसके शासनकाल में आए हैं। इनकी पुस्तक देख लीजिए आप, और पुस्तक है रेहला। अभी मैं कुछ देर पहले बताया था कि रेहला वही पुस्तक है जिसमें इब्न बतूता ये बोलते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के षड्यंत्र के कारण इनके पिता की हत्या हुई, ठीक है, यानी मृत्यु नहीं था, वो हत्या था। आगे ये कहाँ के व्यक्ति थे, तो ये मोरक्को के थे। ये बातें भी पूछी गई है कि इब्न बतूता कहाँ का था, तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। ये बात हो गया मोहम्मद बिन तुगलक से। मोहम्मद बिन तुगलक से और क्या होगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक का है राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन। और यहां से क्वेश्चन आता है, राजधानी परिवर्तन करेंगे ये 1327-28 में, और कहा जाता है ये सबसे बड़ी भूल थी। अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है, तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक इस समय दिल्ली वंश की राजधानी दिल्ली है, यहां से 1500 किलोमीटर दूर ये अपनी राजधानी देवगिरी स्थापित कर देंगे। अब एक बात बताइए, दिल्ली और देवगिरी के बीच में 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस, और ये बंदा चाह रहा है कि यहां बैठकर हम दिल्ली को संभाले, पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो डिस्टेंस बढ़ने के कारण इनके साम्राज्य में काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है, तो इनसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है इनको। पहला तो ये किए कि ये राजधानी परिवर्तन कर दिए। दूसरा काम एक और है, दूसरा काम क्या था, मुद्रा परिवर्तन, मुद्रा परिवर्तन, और ये होता है मेरा 1328-29 में। होता क्या है कि चांदी के सिक्के की भारी पैमाने पर विश्व स्तर पर कमी हो जाती है, तो चांदी के सिक्के की कमी को पूरा करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक मुद्रा चांदी के सिक्के की जगह तांबे के सिक्के चला देंगे। और तांबे के सिक्के चलाने से यह होता है कि इनके साम्राज्य के लोग अपने घरों में ही टकसाल स्थापित कर लेंगे। टकसाल उसे कहते हैं जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं, और इसके कारण इनके साम्राज्य की काफी क्षति पहुंचती है। तो दो डिसीजन था इनका, ठीक है, और दोनों असफल रहा, ये भी असफल रहा और ये भी असफल रहा, ठीक है, और जो काफी नुकसान दे गया इनको। आज के समय में डिमोनेटाइजेशन, नुकसान ही देख लिए, नुकसान ही हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, अब लास्ट की पॉइंट। अब एमबीटी क्या करेंगे, थट पे आक्रमण करेंगे, और थट पे आक्रमण करेंगे 1351 में, और 1351 में थट है कहां, तो थट है सिंध में। सिंध पे आक्रमण करेंगे, आक्रमण करने के दौरान ये काफी बीमार हो जाएंगे। बीमार होने के बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी, यहीं पे हो जाएगी इनकी मृत्यु, ये मर जाएंगे। और मर जाने के बाद एक व्यक्ति होता है, उसका नाम आप याद रखिएगा, बदायूनी। ये व्यक्ति होता है, ये बोलता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि राजा को उसकी प्रजा से
और प्रजा को उसकी राजा से मुक्ति मिल गई। ये बात मैं लिख दे रहा हूं, ये बात पूछा गया है। राजा को उसकी प्रजा तथा प्रजा को उसकी राजा से मुक्ति मिल गई, यह बात बोला गया है। तो यहां से क्वेश्चन क्या क्या आता है, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन पहले यह आएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम क्या था। दूसरा, उलुग खां की उपाधि कौन धारण करेगा। अच्छा, उलुग खां की उपाधि धारण यहां कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक भी, लेकिन आप जब पढ़ोगे गुलाम वंश, यानी दिल्ली वंश का पहला वंश गुलाम वंश है जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करेंगे, वहां पे एक शासक आप जानते होंगे जिनका नाम है बलवन। बलवन को नसरुद्दीन महमूद उलुग खां की उपाधि प्रदान करेंगे। लेकिन यहां पे आप देखो मोहम्मद बिन तुगलक खुद से उलुग खां की उपाधि ग्रहण की है। ये बातें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, इब्न बतूता के बारे में, कब आया, किसके समय में आया, पुस्तक का नाम क्या था और कहां का यात्री था। नेक्स्ट पॉइंट, राजधानी परिवर्तन कब किए, उसके बाद कहां से कहां किए, दिल्ली से देवगिरी। अब ये दिल्ली से एक बात और, सबसे पहला क्वेश्चन, दिल्ली वंश की प्रथम राजधानी कहां थी। तो दिल्ली वंश की प्रथम राजधानी आप सबको पता है लाहौर थी। और यह लाहौर किसने बनाया था, तो हमारे गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली वंश की राजधानी, प्रथम राजधानी लाहौर को बनाया था। दूसरी राजधानी दिल्ली की बनाई गई है, यह फर्स्ट राजधानी है। सेकेंड राजधानी जो बना है वो मेरा बना है दिल्ली, और अभी तक दिल्ली ही है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक इस दिल्ली वंश की राजधानी दिल्ली से बदलकर देवगिरी कर देंगे। यह बात भी आप याद रखिएगा। जैसे बीपीएससी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया था कि बताइए मगध वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो मगध वंश की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी, ठीक है, जिसको गिरी ब्रिज कहा जाता था। उसके बाद कहां चली गई, तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाया था, तो हमारा बनाया था उदयन, ठीक है, जो अजातशत्रु का बेटा था। अच्छा, अब बोलता है कि पाटलिपुत्र से राजधानी कहां गया था मगध का, तो वो गया था वैशाली। अच्छा, वैशाली से फिर पाटलिपुत्र गया था, ठीक है। तो ये सारी सिनेरियो याद रखना है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इतनी सारी बातें, ठीक है। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, और इसके बाद मैं चलूंगा फिरोज शाह तुगलक के बारे में। और जब तक मैं मिटा रहा हूं, एक बार फिर से आप देख लो लाइक किए हो कि नहीं, अगर नहीं किए हो तो कर दो, सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि नेक्स्ट बच्चे को भी इससे थोड़ा फायदा हो सके। और मैं यहाँ बकवासी बिल्कुल करने नहीं आया, मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जल्दी हो सके हिस्ट्री कवर करूंगा। और बीपीएससी में हिस्ट्री लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं, आप पिछले ईयर का क्वेश्चन उठाकर देख लो, 30 क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है, ठीक है। अब हमारे आएंगे तीसरे शासक इस वंश के, जिनका नाम है फिरोज शाह तुगलक। और ये काफी इंटरेस्टिंग आदमी है। ये बैठेंगे 1351 में और रहेंगे 88 ईस्वी तक, 1388 तक। इंटरेस्टिंग कैसे है, तो दिल्ली वंश में पहले 24 प्रकार का कर था, 24 प्रकार का टैक्स, और ये सबको खत्म कर देंगे और इसके जगह मात्र 4 प्रकार का टैक्स रखेंगे। और ये 4 टैक्स कौन कौन है हम देख लेते हैं। एक था खराज, और खराज होता था एक प्रकार का लगान। दूसरा था खम्स, खम्स होता था युद्ध में लूटा हुआ धन। और यह क्वेश्चन पूछा गया है, होता क्या था कि जब युद्ध होता था, धन लूटा जाता था, तो लूटा हुआ धन का 1/5वां हिस्सा सैनिक को दिया जाता था और 4/5वां हिस्सा राज्य के खजाने में चला जाता था। एक था जजिया, और यहां जजिया एक गैर या धार्मिक टैक्स आप इसे बोल दो, यहां पे धार्मिक टैक्स लिखा गया है तो धार्मिक टैक्स ही हम जानते हैं। ये धार्मिक टैक्स मतलब कि गैर मुसलमानों पे लगता था जजिया, ठीक है, जो धर्म के थे ना, गैर धर्म के, आप धर्म यात्रा करने जाते हो, धार्मिक यात्रा, तो आपको टैक्स देना पड़ता था। और एक था जकात, और जकात लिया जाता था मुसलमानों से, मुसलमानों से लेते थे, और ये था 2.5%, और इन्हीं के ऊपर ये टैक्स खर्च कर दिया जाता था, यानी मुसलमान के उपकार के लिए ही उसके ऊपर ये टैक्स खर्च होता था। तो ये बातें चारों याद रखनी है, खराज, खम्स, जजिया और जकात, चारों क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये मेरा फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक के समय में और क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक बहुत सारे काम करेंगे, जैसे फिरोजाबाद का निर्माण करेंगे, हिसार बना देंगे, हिसार नामक जगह, फिरोजाबाद,
फिरोजाबाद को बनवाएंगे। दिल्ली में एक है फिरोज शाह कोटला नामक जगह, फिरोज शाह कोटला, ये फिरोज शाह कोटला बड़ा पसंद था इनको, ठीक है। और क्या, जूना खां जिनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, जिनके बचपन का नाम है जूना खां, इनकी याद में ये जौनपुर नामक शहर बना देंगे, जौनपुर नामक शहर। ये बात आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जौनपुर की स्थापना किसने की थी। तो जौनपुर शहर का स्थापना करवाएंगे फिरोज शाह तुगलक, किसकी याद में, MBT यानी जूना खां की याद में, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के समय में ही आप देख लीजिए, इसी के समय में संसगनी सिक्का चला है, संसगनी सिक्का, इसको आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, जजिया कर में यहां एक बात याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाते हैं मोहम्मद बिन कासिम, जो भारत में आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। लेकिन वो जजिया कर तो लगाएंगे, जजिया कर में ब्राह्मणों को वो दूर रखेंगे। ये व्यक्ति फिरोज शाह तुगलक इसमें ब्राह्मणों को भी शामिल कर देता है कि जजिया कर ब्राह्मणों को भी देना पड़ेगा, ठीक है। ये बातें हो गई। फिरोज शाह तुगलक में एक बातें और है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बातें सबसे जरूरी है, आप जानते होंगे कुतुब मीनार को, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की 4 मंजिलें थी, 1 2 3 4, ये 4 मंजिलें थी कुतुब मीनार की। लेकिन चौथी मंजिल पे बज्जड़ गिर जाता है, बिजली, तो चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो जाती है। फिरोज शाह तुगलक क्या करेंगे, चौथी मंजिल को तुड़वा देंगे और उसकी जगह पे एक नई मंजिल का निर्माण करेंगे। यानी अब कुतुब मीनार की वास्तविक जो है वो 5 मंजिला हो गया है। जब बना था तब वो 4 मंजिला था, अभी 5 मंजिला है। अब कुतुब मीनार से कुछ क्वेश्चन, जैसे कुतुब मीनार का निर्माण किसने, नींव किसने डाला था निर्माण के लिए। दूसरा क्वेश्चन, कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कौन करवाया। और तीसरा क्वेश्चन, वर्तमान में जो कुतुब मीनार है उसको पूरा किसने बनवाया था। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर अलग अलग होगा। एक का कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, दूसरा का होगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, और यहां पे होंगे हमारे फिरोज शाह तुगलक। तो ये सारी बातें याद रखना है फिरोज शाह से। फिरोज शाह से जाते जाते एक क्वेश्चन और क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नहीं मैं बता दे रहा हूं, एक व्यक्ति है जो बाबा फरीद, ये बाबा फरीद को याद रखना, ये बाबा लोग बड़े इंटरेस्टिंग आदमी होते हैं। फरीद, बाबा फरीद का अनुयायी था फिरोज शाह तुगलक। बाबा फरीद फिरोज शाह तुगलक की बहुत मदद की है, मतलब वास्तव में साम्राज्य संभालने में बाबा फरीद इनकी मदद की है। ये 37 साल तक शासन किए हैं, ठीक है। तो यहां पे ये बातें याद रखनी है। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाएगी। अब जब फिरोज शाह तुगलक मर जाएंगे, और फिरोज शाह तुगलक है कौन, मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई हैं, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का कोई बेटा नहीं होता है, इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक अपने चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को गद्दी दे देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे आएंगे कौन, तो इसके बारे बाद फिरोज शाह तुगलक, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, और इसके बाद छोटे छोटे 2 शासक बचते हैं, उसको मैं देख लेता हूं, स्क्रीनशॉट आउट ले लो। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं वो भी मैं बता देता हूं। क्वेश्चन आएंगे 24 कष्टदायी कर को किसने समाप्त किया था, उस जगह पे, उसके जगह पे कौन सा कर लगा दिया। दूसरा, हिसार, फिरोजाबाद या फिरोज शाह कोटला, ये सब किसने बनवाया था। तीसरा, जौनपुर की स्थापना किसने की थी। संसगनी सिक्का किसने चलाया था। कुतुब मीनार के निर्माण को चौथी मंजिल को तुड़वाकर उसकी जगह पे चौथी और 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था। वो दिल्ली सल्तनत काल का उस शासक का नाम बताइए जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ये सारी क्वेश्चन फिरोज शाह तुगलक से आते हैं। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, और एक शासक आएंगे फिरोज शाह तुगलक के बाद, नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद से वैसा कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नहीं, तो अब बस ये देख लो कि फिरोज शाह तुगलक के बाद होता है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद, और बस इसका कार्यकाल याद रखिए, ये 1388 में बैठेंगे और 1412 तक रहेंगे। ये ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जो याद रखने वाली बात हो। और इसके बाद लास्ट शासक होंगे हमारे जिनकी हत्या कर दी जाएगी 1414 ईस्वी में। ये बैठेंगे कब, 1412 में बैठेंगे और 1414 में हत्या की जाएगी। और ये हमारे शासक होंगे दौलत खां। तो ये दौलत खां अगर पूछ दे तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो दौलत खां था, ठीक है। दौलत खां की हत्या कौन करेगा, तो सैयद वंश के संस्थापक होंगे जिनका नाम है खिज्र खां। खिज्र खां दौलत खां की हत्या कर देंगे 1414 में और सैयद वंश की स्थापना करेंगे।
इसके बाद सैयद वंश है और इसके जस्ट बाद है हमारा लोधी वंश। सैयद वंश में वैसे कुछ नहीं हुआ है, बस इसके शासक का नाम आपको जान लेना है कि संस्थापक कौन है और अंतिम शासक कौन है। इसके बाद हमारे आएंगे लोधी वंश। लोधी वंश इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत में सबसे पहले अफगान राज्य की स्थापना किसने की थी? लोधियों ने की थी। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी थे, ठीक है। और उसमें ही आपको मिलेगा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का चाचा होता है और बंगाल का एक सूबेदार होता है, ठीक है। वो बुलाता है हमारा अफगान शासक, उसको क्या कहते हैं, उसको बाबर को, और बाबर लड़ता है पानीपत का युद्ध जिसमें लोधी को पराजित करता है। ये सारी बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये बातें, ठीक है। अब मैं जाते जाते 2 क्वेश्चन आपसे पूछता जाता हूं। पहला क्वेश्चन, उस शासक का नाम बता दीजिए जिसने ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया था, और दूसरा, उस शासक का आप नाम बताइए जिसके बचपन का नाम जौना खातून। आप इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। अब मैं कल फिर से आऊंगा, सैयद वंश पे जिक्र करूंगा और साथ साथ लोधी वंश को लेकर चलूंगा और उसके बाद मुगल वंश, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।